नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमंत शर्मा। भोपाल से खबर है, सीएम शिवराज आज तिरंगा खरीदने के लिए जाएंगे। महिला स्व सहायता समूह से तिरंगा खरीदेंगे सीएम। सीएम हाउस में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीएम हाउस में भी तिरंगा फहराया जाएगा और उसी के लिए सीएम शिवराज आज तिरंगा खरीदने के लिए जाएंगे। सुबह 11:30 बजे 10 नंबर स्टॉप पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और तिरंगा खरीदेंगे। तो बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान यहां पर चला रही है प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर, और बीजेपी के जो नेता हैं वो इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। महिला स्व सहायता समूह को तिरंगा बनाने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं और सीएम शिवराज भी आज महिला स्व सहायता समूह से तिरंगा खरीदने के लिए जाएंगे। वहीं जबलपुर में माफियाओं के विरुद्ध अभियान फिर से शुरू हो चुका है। हिस्ट्री शीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक के ठिकानों पर प्रशासन ने दबिश दी। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के नया मोहल्ला स्थित आवास को तोड़ा जा रहा है, अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हमारा लीगल तर्क ये है कि प्रशासन ने विधि अनुसार हमसे फीस लेकर के पूरा नक्शा पास किया है और जो हमारा पार्किंग बेल्ट था उस पार्किंग बेल्ट के में जो हमारी 10 फीट का इंक्लूजमेंट जो प्रशासन ने बताया कि उसका एफआईआर नहीं है, तो उस पर उनको तोड़ने का उनको ऑर्डर प्राप्त हुआ है। तो विधि अनुसार हमने उस पर भी कंपाउंडिंग की एक एप्लीकेशन दी जो उन्होंने एक्सेप्ट की है, लेकिन आज बेवजह वो आकर के अवैध तरीके से निर्माण को हमारे को तोड़ रहे हैं, जिसके लिए हमने उनको पूरा अपना नक्शा दिखाया है और नक्शा दिखाने के बाद अभी प्रशासन के द्वारा विधि अनुसार इसका मार्किंग किया गया। मार्किंग करने के बाद हमने उनको अपनी तरफ से ये आश्वासन दिया कि अगर आप लीगल काम करेंगे तो हमारा सहयोग रहेगा और अगर आप अनलीगल कार्य करेंगे तो हमारा सहयोग आपके साथ नहीं रहेगा। तो अभी उस पर प्रशासन और हमारे बीच पे आपस में सेटलमेंट हुआ है। अब उसी के आगे देखिए कार्रवाई चल रही है। पहले सैंक्शन हुआ था, प्रीवियस में सैंक्शन हुआ था, उसमें फिर इन लोगों ने कंपाउंडिंग करा ली अभी कुछ समय साल पहले। तो जो फ्रंट एमओएस है, फ्रंट एमओएस में कंपाउंडिंग अलाउ नहीं है। जो बिल्डिंग परमिशन बाइलाज है उसमें फ्रंट में यदि आप निर्माण कराते हैं और कंपाउंडिंग भी कराने की प्रयास करते हैं तो वो अवैध है। तो फ्रंट एमओएस में जो निर्माण है पूर्व स्वीकृत मैप में वो परमिट नहीं है, वो अवैध है। तो कितना एरिया होगा सर जो आ रहा है? अब उसका डिटेल जो है इनको लेटर जारी किया गया था, उसमें पूरा विवरण जारी किया गया था कि क्या क्या चीज आपकी अधिक है और क्या इलीगल है। वहीं दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने पार्षदों के साथ बैठक की है। ग्वालियर नगर निगम के बीजेपी पार्षदों के साथ बैठक की। मुलाकात की सिंधिया ने सभी पार्षदों को बीजेपी का सभापति बनाने का संकल्प दिलाया है। हरियाणा के रेवाड़ी में रुके हैं बीजेपी के 34 पार्षद। रेवाड़ी से आज रात ग्वालियर के लिए वो रवाना होंगे। शुक्रवार को ग्वालियर नगर निगम के सभापति का चुनाव होना है। 66 पार्षदों वाली नगर निगम में बीजेपी के 34 पार्षद हैं। कांग्रेस सहित अन्य के खाते में 32 पार्षद हैं। बीजेपी ने 3 निर्दलियों का समर्थन होने का दावा किया है। आपको बता दें, कांग्रेस ने ग्वालियर नगर निगम मेयर पद का चुनाव जीता है। वहीं इमरती देवी के साथ दिल्ली गए डबरा के पार्षदों की सिंधिया से मुलाकात हुई। कल हुई सिंधिया से मुलाकात। इमरती देवी के साथ सिंधिया से मुलाकात के लिए पहुंचे थे पार्षद। सिंधिया ने सभी को एकजुट होकर अध्यक्ष बनाने का सबक का पाठ पढ़ाया। तो इमरती देवी के साथ सभी पार्षद दिल्ली पहुंचे हुए थे। वहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से सभी पार्षदों की मुलाकात हुई थी। और डबरा नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें तो डबरा नगर पालिका अध्यक्ष का घमासान आज होना है। 30 पार्षदों वाली डबरा नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव आज है। डबरा नगर पालिका में कुल
30 पार्षद हैं। बीजेपी के पास 14, कांग्रेस के पास 10, निर्दलीय के पास 4, आप के 2 पार्षद हैं। कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त इमरती देवी के गुट के पास 15 पार्षदों का समर्थन है। 6 कांग्रेस, 2 निर्दलीय, 1 आम आदमी पार्टी और 6 बीजेपी पार्षद इमरती देवी के पास है। तो डबरा नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव का मामला है। कांग्रेस का प्रत्याशी उतरने की उम्मीदें धुमिल हुई। कांग्रेस के 10 में से 6 पार्षद इमरती देवी के साथ बाकी 4 पार्षद भोपाल में नजर आए हैं और फोटो भी एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कांग्रेस पार्षद हरविंदर सिंह हीरा ने भोपाल कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर फोटो क्लिक करी और पार्षद के साथ डबरा के कांग्रेस विधायक सुरेश राजे भी मौजूद थे। फोटो के साथ लिखा गया है कि बाकी के 4 यहाँ हैं, हर कोई बिकाऊ नहीं होता जनाब, हम भले 4 हैं लेकिन कल भी अपनी मां समान पार्टी के साथ खड़े थे और आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। डबरा नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव आज होना है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास सवनानी ने पत्र जारी किया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा की है। लक्ष्मीबाई पूरन सिंह को अध्यक्ष और कपिल खटीक को उपाध्यक्ष बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। मिशन 2023 को लेकर आदिवासी सियासत तेज है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस का आदिवासी बाहुल्य इलाकों पर फोकस रहेगा। बड़े नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांतिलाल भूरिया, उमंग सिंघार, ओमकार सिंह मरकाम, बाला बच्चन संभालेंगे आदिवासी इलाकों में कमान। वहीं इसको लेकर कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि हम राजनीति तो सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य के साथ करते हैं। बीजेपी ने आदिवासियों को छला है। बीजेपी के राज में सबसे ज़्यादा अत्याचार आदिवासियों पर हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस के हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया। कैबिनेट मंत्री विश्वास सांग ने कहा है कि आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू का विरोध कर कांग्रेस ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। फोकस है आदिवासी वर्ग के, तो हम सदैव हितैषी रहे हैं। आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए हमने काम किया है। विश्व आदि दिवस की छुट्टी हमने घोषित करी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो आदिवासी वर्ग को सिर्फ छला है और आदिवासी वर्ग का हितैषी होने का नकली ड्रामा करते हैं। चुनाव आते हैं तो उन्हें टंट्या भील याद आते हैं, बिरसा मुंडा याद आते हैं। चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। करोड़ों रुपए इवेंट के नाम पे, उनके आयोजन के नाम पे खर्च कर देते हैं और वो आदिवासी उपयोजना का पैसा होता है। उस वर्ग की भलाई के लिए तो कोई काम नहीं करते। सबसे ज्यादा दमन उत्पीड़न के आदिवासी वर्ग पे घटनाएं मध्य प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा होती है। उसका प्रतिशत 23% है। हमने सिवनी की घटना देखी, नेमावर की घटना देखी, हमने नीमच की घटना देखी। कांग्रेस तो हर समय आदिवासी वर्ग को, दलित वर्ग को इस देश में गुमराह करती आई है। यदि कांग्रेस इतनी ही आदिवासियों की हितैषी होती तो खुलकर द्रौपदी मुर्मू जी का उनको समर्थन करना चाहिए। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं साधुवाद कहूंगा कि उन्होंने आजादी के 75 वर्ष बाद पहली बार एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाने के लिए उन्हें एनडीए का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। पर कांग्रेस के नेताओं ने उसका मखौल उड़ाया, उनके खिलाफ वोट किया और तो और कमलनाथ जी ने उनका सीधे सीधे मखौल उड़ाया। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं को तार तार करते हुए उनके खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी की। तो आदिवासियों को लेकर आखिर किस तरह की सियासत राजधानी भोपाल में हो रही है वो हम समझेंगे और सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हम सब जानते हैं कि आदिवासी वर्ग एक बहुत बड़ा वोट बैंक है दोनों ही पार्टियों के लिए और ये दोनों ही पार्टियां बखूबी समझती हैं और यही वजह है कि समय समय पर दोनों ही पार्टियां आदिवासी वर्ग का हितैषी अपने आप को कहती हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा कि दोनों ही राजनीतिक दल अपने आप को आदिवासियों का हितैषी कहते हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी दोनों तरफ से जारी है। क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में जो 3 जगह उपचुनाव हुए थे उसमें से जो आदिवासी बाहुल्य सीट थी वो कांग्रेस के खाते से चली गई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं आदिवासी वोट बैंक उनसे खिसक तो नहीं रहा है। यही कारण है कि आने वाले समय में जब भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकालने जा रही है तो उसके फोकस में आदिवासी सीटें हैं। प्रदेश की 47 आदिवासी सीटें हैं, बाहुल्य सीटें हैं, उन पर कांग्रेस फोकस कर रही है। और उनके जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे कांतिलाल भूरिया की बात करूं, उमंग सिंघार की बात करूं, मरकाम की बात करूं या अन्य जो आदिवासी नेता हैं, उन सब की ड्यूटी लगा दी गई है कि जब भारत जोड़ो यात्रा उन इलाकों से गुजरेगी तो अधिक से अधिक आदिवासी भाइयों को इस यात्रा से जोड़ना है, यानी कांग्रेस से जोड़ना है, ताकि आने वाले 2023 के चुनावों में इसका फायदा हो सके।
और जिस तरीके से वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं कांग्रेस के लोग कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर कहीं हो रहा है पूरे देश में आदिवासियों पर तो वो मध्य प्रदेश है। लेकिन उसके उलट अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से कैबिनेट मंत्री का साफ तौर पर यह कहना है कि आजादी के 75 साल बाद जब देश के प्रधानमंत्री ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के पद पर चुनने के लिए मैदान में उतारा तो यही कांग्रेस है जिसने उनका विरोध किया और उनके खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां भी की। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि आदिवासियों के हितैषी होने का भले ही कांग्रेस दावा करती हो लेकिन उनका असली चेहरा क्या है। हालांकि अभी आने वाले चुनाव के बाद ही यह तय हो पाएगा कि आदिवासी वर्ग किस राजनीतिक दल के साथ खड़ा नजर आता है, क्योंकि 14 महीने बाद प्रदेश में चुनाव होने, हालांकि पिछले चुनाव के अगर आंकड़े उठाकर देखें तो ये पाया जाता है कि आदिवासी वोट जो है वो कांग्रेस के साथ परंपरागत तरीके से वोट करता है। लेकिन जिस तरीके से जो मैंने बताया कि अभी हाल ही में जो 3 उपचुनाव हुए थे उसमें से जिस तरह से जो सीट है वो कांग्रेस के खाते से चली गई थी, तो अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि आदिवासी वोट बैंक उनसे खिसक ना जाए और यही कारण है कि उन्हें साधने का प्रयास अभी से शुरू कर दिया है। जी ठीक है शैलेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और अधिक चर्चा के लिए बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं रजनीश अग्रवाल जी। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कुछ कहेंगे सर? रहकर समय समय पर हम देखते हैं कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां आदिवासी वर्ग को अपने हितैषी बताती हैं। रजनीश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन के नाते हो या भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की मोदी सरकार हो या मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हो, केंद्र की मोदी सरकार हो, सबका काम जनजाति समुदाय को कल्याण कर रहा है, विकास कर रहा है। जब हम इनके रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार की कल्याण की बात करते हैं और करके दिखाते हैं तो इन पर ये जवाब दे नहीं पाते। इनके सुरक्षा और सम्मान को जो हमने कदम उठाए, जब हम उस पर बात करते हैं तो कांग्रेसी जवाब दे नहीं पाते। 70 सालों में इन्होंने केवल भड़काने भरमाने का काम किया, इन लोगों को गुमराह करने का काम किया, मुख्य धारा से काटने का काम किया। अरे मध्य प्रदेश का जनजाति जुड़ेगा तो टंट्या भील से जुड़ेगा, भीमा नायक से जुड़ेगा, चंद्रशेखर आजाद में भावरा से जुड़ेगा, रघुनाथ साय शंकर साय से जुड़ेगा, रानी दुर्गावती से जुड़ेगा, रानी कमलापति से जुड़ेगा, इनसे जुड़ेगा या श्रीमती सोनिया गांधी से जुड़ेगा, जो द्रौपदी मुर्मू जी का महामहिम राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पार्टी में लगातार अपमान करवाती हैं कि एक जनजाति महिला पहली बार राष्ट्रपति बनती है 75 साल में आजादी के, और उनका अपमान करती हैं। और इतना अहंकार इस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि क्षमा याचना भी नहीं करती देश के सामने, किसी पार्टी से तो करना नहीं थी। तो ये जिस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग हैं, अहंकारी नेतृत्व के लोग हैं, जो अधिनायकवाद इस पार्टी में और देश में थोपना चाहते हैं, वो चलने वाला नहीं है। इस देश में लोकतंत्र है और सदियों से शाश्वत सनातन काल से लोकतंत्र है। जनजाति समुदाय इस लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाला रहा है, इसके लिए संघर्ष करने वाला रहा है। हम स्वतंत्रता के 75 साल मना रहे हैं। इस 75 स्वतंत्रता के लिए कई जनजाति योद्धाओं ने अपनी न केवल संघर्ष किया बल्कि अपनी प्राणों की आहुति भी देने का काम किया। इनके उल्लेख इन्होंने न पाठ्यक्रमों में बच्चों को पढ़ाने के लिए किया, न कभी उनका सम्मान किया, न जयंती पुण्यतिथि मनाई, न स्मारक बनाए। केवल एक खानदान की चापलूसी में कल भी ठीक है रजनीश जी, आपके सियासी मित्र जेपी धनोपिया जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। जेपी धनोपिया जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जेपी धनोपिया जी, बीजेपी तो ये कहती है कि एनडीए ने आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद पर बैठा दिया है, फिर आप उनसे आदिवासी को लेकर सवाल क्यों करते हैं? भारतीय जनता पार्टी दौरे चौथ की पार्टी है। ये इनके दो चेहरे हैं, एक चेहरा वो है जो दुनिया को दिखाते हैं, एक चेहरा वो है जिसका उपयोग करते हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर जितने अत्याचार अभी हुए हैं आपने देखा, पिछले 2-3 साल में आप लगातार देख रहे हैं। सोते हुए महिला की गर्दन काट के फेंक दी गई, चलते हुए आदमी को लाश खींच चले गए हैं, टक्कर मार दी गई, क्या क्या हो रहा है, छोटे बच्चे सब बलात्कार हो रहा है, घटनाएं हो रही हैं। आदिवासियों की जमीनों को इनके सवर्ण लोगों के द्वारा खरीदने का काम किया जा रहा है, कलेक्टर परमिशन दे रहे हैं। इनके साथ क्या हो रहा है? कमलनाथ जी ने 15 महीने के अंदर इनको जो सुविधाएं दी थी, तो उनको राशन कर दिया था, बर्तन दिए थे, 10,000 रुपए की राशि थी, वो सारी चीजें कब दी? 9 अगस्त की जो आदिवासी दिवस की छुट्टी होती थी उसकी घोषणा की, उसको बंद कर दिया। ये आदिवासियों में दिखावा करते हैं। द्रौपदी जी के बारे में किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन द्रौपदी जी के साथ साथ आदिवासियों का कल्याण तो करिए कोई भाई। आपने एक बैठना बता दिया, अच्छी बात है। अभी जो मेरे मित्र बोल रहे थे कि सारे सोनिया जी के पास जाएंगे, नहीं, दीनदयाल उपाध्याय जी के पास जाएंगे भाई, उसके साथ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से सरकार में है, इसलिए सारे शासकीय तत्वों का दुरुपयोग करते हुए इस तरह की पॉलिसी गेन करती है। बात तो सही है कि मध्य प्रदेश का आदिवासी आज भी ठगा हुआ है। वन अधिकार अधिनियम 1900 किसने बनवाया था? आदरणीय एक यूपीए की गवर्नमेंट बना था, जिसका आज क्या हो रहा है?
आज भी उनके पट्टा नहीं दिए गए हैं, पदाधिकारी के पट्टे नहीं दिए गए हैं, 2 लाख एप्लीकेशन ज्यादा लोगों को रिजेक्ट कर दी गई है। ये भारतीय जनता पार्टी के चलते हैं भाई, आप किस तरह की बातें करते हैं? ठीक है धनोपिया जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और रजनीश अग्रवाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत धन्यवाद, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने साख्य सागर तालाब के बाद इंदौर के सिरपुर तालाब को मध्य प्रदेश का तीसरा रामरस साइट का दर्जा मिलने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। डंग ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के लगातार किए जा रहे प्रयासों के लिए केंद्र शासन से मिली एक सशक्त पहचान है। डंग ने सिरपुर तालाब को रामसर साइट का दर्जा मिलने पर पीएम मोदी और केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक के जल स्थलों को रामसर साइट घोषित किया है। इनको मिलाकर देश में रामसर साइट की संख्या 64 हो गई है। विश्व में हो रहे जलवायु असंतुलन और परिवर्तन के दौर में रामसर साइट की भूमिका विश्व के पर्यावरण सुधार में अति महत्वपूर्ण। बात जबलपुर की, जहां पर नगर निगम के असिस्टेंट इंजीनियर के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने दबिश दी और असिस्टेंट इंजीनियर के घर करोड़ों की संपत्ति मिली है। अब तक 5 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। असिस्टेंट इंजीनियर आदित्य शुक्ला के घर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा था। करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात भी मिले हैं और 3900 वर्ग फीट में एक आलीशान बंगला भी मिला है। जमीन के भी कागजात बरामद हुए। तो जबलपुर में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हमें देखने को मिली। असिस्टेंट इंजीनियर आदित्य शुक्ला के घर पर ईओडब्ल्यू ने दबिश दी। करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात मिले हैं। 5 करोड़ की संपत्ति का खुलासा अभी तक हो चुका है और 3900 वर्ग फीट में आलीशान बंगला भी मिला है। जमीन के भी कई कागजात मिले हैं और जांच अभी भी लगातार जारी है ईओडब्ल्यू की टीम की। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। प्रतीक अवस्थी जुड़े हुए हैं फोन पर। प्रतीक, अकूत संपत्ति का मालिक निकला है असिस्टेंट इंजीनियर, क्या कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जांच पूरी हो चुकी है या अभी बाकी? देखिए, लगभग कुछ जांच के जो बिंदु हैं वो अभी भी बचे हुए हैं। ईओडब्ल्यू चूंकि कल बैंक लॉकर्स खंगाले थे और अन्य संस्थानों पर भी इनकी संपत्ति होने का अनुमान है। संभवतः आज शाम तक जो सर्च की कार्रवाई है ईओडब्ल्यू की वो खत्म होगी। फिलहाल 2 दिन की इस कार्रवाई में 5 करोड़ की संपत्ति जो है वो अब तक उजागर हो चुकी है। 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात भी जो है वो मिले हैं और भी अन्य संपत्तियां मिली हैं। जो लॉकर्स खोले उसके आधार पर कुछ जमीनों की जानकारी भी मिली है। कुल मिला के अभी तक जो आकलन हो पाया है, जो इनके 3900 वर्ग फीट में मकान में आलीशान भवन मकान बना है। तकरीबन 5 करोड़ रुपए संपत्ति अभी आकी गई है असिस्टेंट इंजीनियर शुक्ला की और आज ईओडब्ल्यू अपनी कार्रवाई को अंतिम रूप देते हुए फाइनल जो आंकड़ा है वो सामने लाएगी। बेशक कल एक बड़ी कार्रवाई को सुबह तड़के का अंजाम दिया था और नगर निगम के जो असिस्टेंट इंजीनियर है वो धनकुबेर से निकले थे और तकरीबन 203% आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ था और फाइनल डेटा आज शाम तक और आएगा और लगभग अनुपातिक संपत्ति का आंकड़ा और बढ़ सकता है। ठीक है प्रतीक, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।